दर्शकों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कानूनी चर्चा में। तो जैसे आपकी जानकारी है कि मैं डिफरेंट टॉपिक्स जो लॉ रिलेटेड होते हैं उस पर बात करता हूं, कानूनी चर्चा करता हूं। तो आज दर्शकों, जो हमारे दर्शक हैं की तरफ से, लॉ स्टूडेंट्स हैं, जुडिशियल एंड द सिविल एस्पिरेंट्स हैं, उनकी तरफ से आया है कि आप आज बात करें जो ह्यूमन राइट्स की। तो मैं इसका टाइटल दे रहा हूं कि एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंड इट्स प्रेजेंट स्टेटस। तो मैं बिगिनिंग जो करूंगा इसकी, तो आपकी जानकारी में है कि पहले तो क्वेश्चन आएगा कि भाई व्हाट इज द ह्यूमन राइट। तो इट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, इट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। एक बड़ा, इस पे लंबी चौड़ी बात हो सकती है और कई दिनों कई एपिसोड इस पे बन सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इस पे कन्फाइन नहीं करूंगा और कोशिश करूंगा गागर में सागर भरने की। और इसको मैं बिल्कुल थोड़ा सा इसको सभी बातों को भी टच करूंगा, लेकिन इसको एक प्रेसी टाइप की मैं आज बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले क्या था, जैसे सोसाइटी अवॉल्व हुई, ये आपकी जानकारी में है कि यो ह्यूमन जो इसकी बिगिनिंग हुई है वो एक उसके थोड़ा देर के बाद जब ये एक ग्रुप में रहने लगा, ट्राइबल डेवलपमेंट हो गई, ट्राइब्स में आ गया, ट्राइब हेड होता था और नीचे उसके जो लोग, कम्यून सिस्टम आप कह सकते हो। तो फिर और आगे आगे आते आते एक सोसाइटी बन गई, चाहे वो ट्राइबल सोसाइटी थी, जहां कोई एक जो मॉडर्नाइज सोसाइटी आई। तो हम आज बिगिनिंग करने जा रहा हूं मैं, ये जो मैग्ना कार्टा है, और आपने कहा कि जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, जो ह्यूमन रिलेटेड राइट्स मिले, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, कल्चरल, सोशल, जो ये राइट्स हैं, और उसी से अवॉल्व हुए हैं जो हमारे आज फंडामेंटल राइट्स। आज जो इंटरनेशनल कन्वेंशन, ट्रीटीज, जो राइट्स हुए हैं, तो ये सारे राइट्स आस्ता आस्ता इवॉल्व हुए हैं। और ये जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, जो पर्टिकुलर सोसाइटीज को, तो आपको जानकारी, एक टाइम पे स्लेवरी सिस्टम होता था, स्लेव्स होते थे। ह्यूमन लाइफ को एक आपको अब समझो स्लेव होना और ह्यूमन लाइफ को बिल्कुल डाउन, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। चाहे हमारे जो रिलीजियस ग्रंथ्स हैं, जो हमारे रिलीजियस बुक्स हैं, ग्रंथ्स हैं, इनमें तो एक ह्यूमन बीइंग को, कोई भी है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में है, चाहे जुडिज्म में है, चाहे इस्लाम में है, चाहे हिंदू, हमारे जो सनातन फिलॉसफी है, जो ये है, तो इसमें सभी में एक ह्यूमन लाइफ को एक बहुत बड़ी, एक एनिमल, जो सभी लाइफ जो वर्ल्ड में है, जो इस अर्थ पे हैं, उनसे सबसे ऊपर माना गया है। सभी धर्म ग्रंथ ऐसा कहते हैं, रिलीजियस बुक्स ऐसे कहती हैं, और ऐसा ही प्रैक्टिस है और ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट सोसाइटी में है। तो लेकिन क्या था, एक टाइम पे जो सोसाइटी थी, तो उसमें स्लेव्स थे, ह्यूमन लाइफ कोई नहीं थी। तो जो हमारे कोडिफाइड लॉज थे, जो हमारे रिलीजियस बुक्स उस वक्त के मुताबिक जो कानून था, या उस वक्त के हुक्मरान जो थे, मोनवार्क थे, चाहे वो नवाब थे, ये किंग थे, ये जो दूसरे ये लोग थे जो हम पे हुकूमत करते थे किसी भी रूप में, तो उस वक्त चाहे, हाँ, एक टाइम पे कॉलोनी भी हो गई, तो उनके नीचे भी, तो उस वक्त क्या था, तो इंडिया में तो स्लेवरी सिस्टम जो जहां पे थे, जहां पे हमारे ऊपर तो स्लेव्स भी हुकूमत कर गए। ये जो दिल्ली सल्तनत है, तो ये अब इसको आपको जानकारी होगी,
जे तो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट जे पूरी दुनिया में रहा है। तो मैं आज जो लंबा हो जाएगा अगर मैं, तो हम शुरू करते हैं मैग्ना कार्टा से। हुआ क्या कि एक टकराव हो गया, तो किंग कहने लगा मेरे पास डोमाइन पावर है और मुझे खुदाई पावर है और मुझे राज करना है। वो जो हमारे रिलीजियस जो लीडर थे, जहाँ जो दूसरे लोग थे सिविल सोसाइटी के, उनको भी किंग ने राइट्स देना बंद कर दिया। जो एक ह्यूमन रिलेटेड राइट्स थे उनके सिविल राइट्स थे, पॉलिटिकल राइट्स का तो बात ही नहीं थी। और सिविल राइट्स कितने ही थे, फूड शेल्टर के रिलेटेड थे, तो वो भी कन्फाइन हो गया। तो फिर काफ़ी जद्दोजहद हुई। तो बाद में एक 15 ऑफ जून 1215 को एक सिविल राइट का चार्टर आया जिसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। और वो इंग्लैंड में सबसे पहले जो एवोल्यूशन हुई ह्यूमन राइट्स की, जो बात हुई, चर्चा हुई, वो वहां से शुरुआत हुई कि ह्यूमन राइट को एक चार्टर में एक रिकॉग्नाइजेशन मिली और एक उसको राइटिंग में समथिंग कि क्या राइट्स होंगे। तो वो राइट्स उस वक्त कुछ राइट किंग ने लोगों को दिए कि जो एक चार्टर की किस्म में थे। उसके बाद फिर आस्ता आस्ता डेवलपमेंट हुई, लोगों की डिमांड बढ़ी, एक्सपेंशन सोसाइटी हुई, जो डेवलपमेंट होती है, इवॉल्वमेंट होती है। तो फिर उसके बाद इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स आया। तो उसमें कहा गया, उसमें आस्ता आस्ता मनोवार्की से आप डेमोक्रेसी की तरफ, जे इंग्लैंड की उस वक्त की जो पॉलिटी थी वो चल पड़ी। मनोवार्क जो था उससे उसके राइट्स रिस्ट्रिक्ट किया गया और जो वहाँ की पार्लियामेंट की थी उसके राइट्स उसको दिए गए। थोड़ा सा डेमोक्रेटिक प्रोसेस आया। तो वहाँ हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को सुप्रीम माना जाएगा और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को राजा को, वहाँ के किंग को मानना पड़ेगा। तो उसके बाद एक जो इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689 में आई, ये भी एक चेंज आई इंग्लैंड में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ आपको जानकारी होगी कि ये हमारा यूएस जो उस वक्त का अमेरिका था, तो अमेरिका ये भी एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, जहाँ पे भी जो वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ और अपना वहाँ पे संविधान बना, डेमोक्रेसी आई। तो वहाँ पे जो अमेरिकन जो पॉलिटिकल जो लोग थे उन्होंने डिसाइड किया, एक डिक्लेरेशन हुई, द अमेरिकन डिक्लेरेशन, जो एक रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स, वो राइट एक रिकॉग्नाइज किए गए। द अमेरिकन डिक्लेरेशन हुई विद रिगार्ड टू दिस ह्यूमन राइट्स। तो ये 4 जुलाई 1776 को हुई, ये जो अमेरिका में उस वक्त ह्यूमन राइट्स की रिकॉग्नाइजेशन हुई कि। तो फिर उसके बाद आस्ता आस्ता चलता फिर क्या, बिल ऑफ राइट्स आए, एक और चेंज आई 1791 में, तो ये भी एक थी। फिर उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, जैसे आपको जानकारी है। तो फ्रेंच जो था रेवोल्यूशन में, वहां पे फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन एक चार्टर बना, एक तो उसमें भी जे रिकॉग्नाइज हुए ह्यूमन राइट्स, उनको भी रिकॉग्नाइज किया गया कि क्या ह्यूमन राइट्स होंगे, जो वहाँ की सिविल सोसाइटी होगी, वहाँ के लोगों का। तो जे 1789 में जे जो वहाँ पे, तो फिर आगे चेंज आते गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद और भी कंट्रीज को जो डेमोक्रेटिक सिस्टम अवॉल्व होता गया, जो डीकोलोनाइज होते गए कुछ कंट्रीज। ये उसके बाद क्या आ गया, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनेशनल राइट्स ऑफ मैन, ये आ गया। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी उसके बाद
जे एक इंटरनेशनल राइट्स लेवल पे एक आवाज आई और उसमें दो मेन कंट्री जो इन्वॉल्व हुई, जो जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड, वो थे फ्रेंच और यूएस, क्योंकि ये ही दो कंट्रीज में डेमोक्रेटिक प्रोसेस उस वक्त काफी अवाल हुआ था, काफी डेवलप हो चुका था, एवोल्यूशन आ चुकी थी, तो इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे, और वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट भी था, तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फॉलोड ये आ गया आपका 1929 को। उसके बाद जो मेन चेंजेस आई हैं, जो बेसिक जो यूएन चार्टर जो आया 1945, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद आया, तो उसमें 50 स्टेट्स जो थी, कंट्रीज थी, इन्होंने एक यूनाइटेड नेशन को कॉन्स्टिट्यूट किया, उसकी पहल की इसको और उसी में जो ह्यूमन राइट्स की भी बात आई। तो उसके बाद आपको ये जानकारी, जो मेन चीज है जिसको फॉलो किया जाता है, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ जैसे 1945 में, तो फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 आया। तो ये वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे एक बाइंडिंग किया कंट्रीज को कि भाई ये बेसिक राइट्स आपको देने पड़ेंगे, अपने जो वहां के लोग हैं, सिटीजन्स हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं। तो फिर उसके बाद क्या है, वो कौन कौन से जो मेन आया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो उसमें क्या थे, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल। तो उसके बाद आपको जानकारी है कि ये आस्ता आस्ता ये डिक्लेरेशन हुई, फिर कंट्रीज जुड़ती गई, तो ये ट्रीटीज और कन्वेंशन के थ्रू ये कोविनेंट्स में बदल गए। पहले कोविनेंट्स जो हुआ ये जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में हुआ, फिर सोशल, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर, ये सारे जो हुआ 1966 में। तो उसके बाद ये जो ह्यूमन राइट्स है, तो ह्यूमन राइट्स मैंने पहले ही जिक्र किया, जो आपको ये बेसिक राइट है जो एक ह्यूमन बीइंग डिमांड करता है सोसाइटी में, किसके अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट, जो डेमोक्रेटिक सेटअप वहां पे है। जैसे आज हमारा जो संविधान है, बेसिक वही संविधान जो हमारे जो यूएन डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, इसी के जो कोविनेंट्स हैं जिनको अडॉप्ट किया गया, जो हमारे ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स थे, जो हमारे सोशल एंड इकोनॉमिक और ये कल्चर राइट्स थे, और भी एक्सपेंशन हुई, और ये सारे यू विल फाइंड ऑल दीज राइट्स इन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जैसे राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और राइट टू फॉर्म यूनियंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, और ये है प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो आपके राइट्स है ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स, क्रीड, दिस रेस, these are, so when everybody, a human being is considered a unique and an independent, so then they should not be discrimination from, it is a birthright, fundamental right of a human being to be independent, to have a right to choose his religion, religious freedom, social freedom, to organize, to have unions, ये सारा जो फंडामेंटल राइट्स आज के हैं। तो फिर आगे ये संविधान में भी काफी चेंजेस आए, आपको जानकारी है। तो जो ह्यूमन लाइफ को ये कन्फाइन नहीं रखा, आर्टिकल 21 आया, उसमें कितनी बातें हुई, कितनी एक्सपेंशन उसकी आ गई, कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो एक टाइम पे था, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जैसे AK गोपालन केस
1951 का था। फिर उसके बाद ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट आई मेनका गांधी में 1978 में। जे जो एक में बातें कह रहा हूं कि ह्यूमन। फिर उसके बाद एक और कराई है। फिर एक आपको जानकारी में है कि एक पेरिस डिक्लेरेशन हुई 1991, ये भी ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड थी। जे उस पे एक प्रिंसिपल्स कुछ बने, तो वहां पे जो यूएन ने जो अडॉप्ट किए, यूनाइटेड नेशन ने जो अडॉप्ट किए, और अपने जो स्टेट्स थी, काफी स्टेट्स इन्वॉल्व हैं इस वक्त, 200 कंट्रीज राउंड अबाउट हों, तो उस वक्त 1991 में ये कहा गया, जो उस वक्त कंट्रीज थी, मेंबर कंट्रीज यूनाइटेड नेशन की, कि भाई आप ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड कानून बनाएं। तो फिर टाइम लगा, तो 1993 को आपको की जानकारी में है कि हमारे यहाँ पे द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट बना, जे 12 अक्टूबर 1993 को। तो जब इस एक्ट के नीचे कमीशन बनाया, इसको जो ये एक्ट था इसकी इन्फोर्समेंट के लिए, इसके प्रोविजन की इंप्लीमेंटेशन के लिए, तो ये फिर वो जो कमीशन था, अब जैसे आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है जो रेगुलेट करता है ह्यूमन राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए करता है, और इतना तक है कि उसकी जुरिस्डिक्शन ये जो आप ह्यूमन राइट कमीशन है, इसकी जुरिस्डिक्शन इवन सिविल भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, और कई जो कई बार तो ये इंटरफेरेंस करता है जो कई प्रक्रिया जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में भी कर सकता है, ऐसा भी इस एक्ट में प्रोवाइडेड है। और एक पूरा एक मैकेनिज्म है कि ह्यूमन राइट्स को जहां वायलेशन है इसकी इन्फोर्समेंट कैसे करनी है। तो ये जो है आज जो ठीक है, ह्यूमन राइट्स एक कलेक्टिव राइट्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स हैं, तो हम अभी इसको एक टेररिज्म के साथ इसको अगर ह्यूमन राइट्स को हम कहें कि टेररिज्म ने हमारे ह्यूमन राइट्स को, इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स को, कलेक्टिव ह्यूमन राइट्स को कैसे अफेक्ट किया है, कैसे डैमेज किया है, कैसे इन्फ्लुएंस किया है, तो आपको पता है टेररिज्म ये इंटरनेशनल लेवल पे है और ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। जो लोग बैलेट पे विश्वास नहीं रखते, जो लोग फोर्सिबल अपना एक मैंडेट देना चाहते हैं फोर्स बाय यूजिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज, बाय टेरिफाइंग द पीपल, वो जैसे आपको वर्ल्ड लेवल पे जानकारी हो, डिफरेंट किस्म की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। तो उस कॉन्सेप्ट को भी तो हम ये भी एक अगले एपिसोड में ये हम टच करेंगे कि वही टेररिज्म ने ह्यूमन राइट्स को कैसे अफेक्ट किया है नेशनली और इंटरनेशनली। तो ये जो क्या ये एक इंडिविजुअल को ह्यूमन राइट स्टेट के अगेंस्ट जो हमारा जे ह्यूमन राइट कमीशन आ गया, ये जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ये जो ऑर्गेनाइज सिस्टम है, उसके अगेंस्ट कोई भी इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है ये जो ह्यूमन राइट्स। नो क्वेश्चन राइजेस, क्या कि जो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज के खिलाफ जो लोगों को हर किस्म की तशद्दुद करके जो टेररिस्ट एक्टिविटी के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी वायलेशन को कैसे चेक करेंगे, एक आम ह्यूमन बीइंग इनसे कैसे बचेगा। ये भी एक स्टेट की लायबिलिटी है। स्टेट की एक तो इन्फोर्स करना है जो स्टेट वायलेट करती है, और जो ये टेररिस्ट एक्टिविटी जो टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अगर करती हैं, तो इनकी जो इंडिविजुअल को, एक कॉमन सिटीजन को जो टेरिफाई करते हैं, तो इनकी इन्फोर्समेंट की निस्बत भी ये हमारे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं
जो गवर्नमेंट जो इनकम्बेंसी में इनके बारे में इसको सोचना पड़ेगा। तो ये जो एक ऑर्गेनाइज्ड, हाँ जैसे आपका अभी हमारा ये जो चेंज होने जा रहा है भारतीय न्याय संहिता, उसमें टेररिस्ट एक्ट एक इंडिपेंडेंट क्राइम कंसिडर किया गया है। नो डाउट द प्रोविजंस आर हियर, यूएपीए एक्ट, हमारे बहुत से टेररिस्ट है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, प्रिवेंशन, किसी को अगर कोई टेररिफाइज कर रहा है पब्लिक पीस को, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को, जो कोई वो वायलेट कर रहा है तो उसको भी प्रिवेंशन एक्शन हमारे पास है। और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी डिक्लेयर करने के लिए डिफरेंट एक्ट्स गवर्नमेंट बना रही है। तो होता क्या है नुकसान, एक तो अनरेस्ट होती है कंट्री में, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है एक इनोसेंट सिटीजन को, एक इनोसेंट जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो पीस चाहता है, जो ऑर्डर चाहता है, जो लॉ लविंग है। तो ये सारा, और उसको स्टेट से भी ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन चाहिए और इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रोटेक्शन। वो बिलीव करता है बैलेट में, डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, लेकिन होता क्या है कि उसको दोनों तरफ से, जो इनोसेंट है उसको दोनों तरफ से, जब जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे जो लो इंसिस्टिटी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं किसी भी कंट्री में जिसमें टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही है, जैसे हमारे इंडिया में अक्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म है, और जहां पे कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो नेक्स्ट राइट ऑर्गेनाइजेशन है, जो माओइज्म में विश्वास करती हैं, वो भी हमारे थे ह्यूमन राइट्स वायलेट करते हैं। हम हर वक्त अंडर टेरर वर्क करते हैं, अपनी लाइफ गुजारते हैं, चाहे किसी का भी किसी भी तरफ से है। तो ये जो आज ये लंबा हो जाएगा, तो मैं यही चाहता हूं कि जो आर्टिकल संविधान का आर्टिकल 21 है, जो एक ह्यूमन बीइंग को राइट टू लिव विद डिग्निटी देता है, तो वो डिग्निटी जो सिर्फ कन्फाइन नहीं है फूड, शेल्टर और क्लोथिंग तक, उसकी कंसाइंस, उसको हर किस्म की फ्रीडम होनी चाहिए, थॉट्स की फ्रीडम है, एक्सप्रेशन की फ्रीडम है, वो टेरर फ्री लाइफ होनी चाहिए, एनवायरमेंटल कंडीशंस बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, क्लीन वाटर चाहिए। अगर आप ह्यूमन नीड्स जो भी हैं और ह्यूमन डिग्निटी है और जो सारे ये ह्यूमन रिलेटेड, ताकि वो अपने सर्वाइवल के लिए, इंडिपेंडेंट सर्वाइवल के लिए हर किस्म का उसको, हर जैसे हमारे अभी ये जो कितने जो लॉ आ गए हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन है, पब्लिक सर्विस गारंटी, ये हमारे ये मौलिक अधिकार, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स बन चुके हैं और ये नीड है एक अच्छी डेमोक्रेटिक सोसाइटी की। तो काफी हुआ, तो मैं आगे किसी इसी टॉपिक आगे जो इसको ह्यूमन जो राइट्स हैं, इसको किसी दूसरे मुद्दे से जोड़ के भी हम बात करेंगे। तो आज इतना ही दर्शकों, तो ये जो एपिसोड है ये मैंने किया, आप इसको देखें और इसको अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करें और मेरे YouTube चैनल कानूनी चर्चा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।